अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल्स हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है कि हाउ फार वाज पाकिस्तान एबल टू अचीव स्टेबिलिटी आफ्टर द डेथ ऑफ जिन्ना। तो ये जो चलेगा वो तकरीबन 1948 से और अराउंड 1970 तक चलेगा। ठीक है, 1948 से 1970 तक चलेगा। ओके, तो ये कहानी है कि किस तरह से आगे चली बात। कायदे आज़म के बाद कौन आया, फिर उनके बाद कौन आया, फिर उनके बाद कौन आया, फिर उनके बाद कौन आया, क्या किया, और थोड़ा थोड़ा सा कवर करेगा कि उन्होंने क्या किया, और कुछ हम एक्स्ट्रा अपनी तरफ से भी आपको मालूमात देते जाएंगे जो कहीं कहीं कोर्स से बाहर की भी होगी, लेकिन चूंकि आप तो पाकिस्तान में रहते हैं तो ये मालूमात बहुत सारी ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि क्या हुआ और कैसे हुआ। ठीक है, अच्छा ये बात जहन में रखिएगा कि हिस्ट्री जो है ना वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज के की नज़र से देखते हैं। ठीक है, लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू था उन्होंने अपने ख्याल से जो देखा, उनको जो लगा कि ऐसा हुआ था, तो इसलिए आपको हिस्ट्री समझने के लिए किसी एक ऑथर से आप हिस्ट्री समझ नहीं पाएंगे पूरी तरह से। आपको बहुत सारे ऑथर्स के व्यूज़ लेने पड़ेंगे। तो इसीलिए जो है वो हिस्ट्री का स्टूडेंट बहुत अगर जो सही हिस्ट्री का स्टूडेंट होता है बहुत टॉलरेंट होता है, बहुत उसमें सब्र और तहम्मुल होता है, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों के व्यूज़ सुने होते हैं। किसी एक की बात सुन के वो एकदम से सोए नहीं कर जाता इधर से उधर। तो शुरू करते हैं कि 1948 में जब कायदे आज़म का इंतकाल हुआ था तो उससे पहले के हालात क्या थे हम आपको इससे पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर गुर्बत थी, पाकिस्तान का कश्मीर के साथ एक मसला चल रहा था इंडिया के साथ। ठीक है, और जो रीजन्स से हमारे वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से जेल इन नहीं हो रहे थे, और जो रोल्स से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के वो क्लियर नहीं थे, इंडस्ट्री नहीं थी, पानी के मसले थे, बहुत सारे इश्यूज थे। ये सारी बातें हमने पीछे डिस्कस की हैं पिछली क्लास में। अब ये भी समझ लीजिएगा कि जो पोजीशंस रही हैं हमारे पास गवर्नमेंट सीट्स की, वो पोजीशंस क्या रही हैं। एक तो था गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल के अंडर में होते थे प्राइम मिनिस्टर। चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन कोई बना हुआ नहीं था तो एग्जैक्टली ये डिफाइंड था नहीं वैसे कि कितना रोल गवर्नर जनरल का होगा, कितना रोल प्राइम मिनिस्टर का होगा। ठीक है, लेकिन जनरली एक सेटिंग ये बनी थी कि जो डायरेक्शन होगी वो गवर्नर जनरल ओवरऑल जनरल सी एक डायरेक्शन देगा कि मुल्क ऐसा चलना चाहिए, और जो डे टू डे एक्शंस होंगे उनको कंडक्ट करना प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है गवर्नर जनरल वाज सुपीरियर टू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी, तो बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं आपसे कहूँ कि घर बनाना है मुझे। अब घर कैसा होना चाहिए मेरे जहन में है, मैंने इसका मिजाज मेरा चलेगा कि क्या घर होना चाहिए, लेकिन बनाने के लिए मैं किसी को हायर करूँ कि तुम इसको एफिशिएंटली बनाओ। तो जो काम कर रहा होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा, और जिसका जहन से चल रहा होगा वो गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, तो ये गवर्नर जनरल का चक्कर चला कुछ अरसे तक, जब तक के प्रेसिडेंट नहीं आ गए, जब तक कि हमने वो उसूल फॉलो किए जो कि हम ब्रिटिश इंडिया से लेके आए थे। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया से अलहदगी के वक्त हमने फैसला किया था कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे। अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले पहले जो हमने उसूल उनसे लिया था वो ये था कि मुल्क का जो हेड होगा वो गवर्नर जनरल होगा, जो कि जिसको कि अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो क्वीन या किंग जो इंग्लैंड का है उससे मिलेगा। उसके बाद पाकिस्तान ने एक वक्त आया कि उसके बाद अपना
ये रोल डिफाइन कर लिया कि अब से हमें अपने हेड ऑफ स्टेट के लिए इंग्लैंड की क्वीन या किंग की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद से जो हेड ऑफ स्टेट लगना शुरू हुए वो प्रेसिडेंट्स कहलाए। ठीक है। तो सबसे पहले कौन आए? 47 से 48 में कायद आज़म थे। ठीक है, ये आप अपनी किसी भी बुक में देखेंगे तो ये एक लिस्ट बनी हुई होगी। 47 से 48 कायद आज़म, 48 से 51 ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, 51 से 55 गुलाम मोहम्मद, 55 से 56 इस्कंदर मिर्ज़ा। तो ये एक आपको एक लिस्ट बनी हुई मिलेगी। ठीक है, तो इसी लिस्ट को हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले आए कायद आज़म के बाद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो हैं वो कायद आज़म के दौर में गवर्नर जनरल कायद आज़म थे। प्राइम मिनिस्टर जो है वो लियाकत अली ख़ान थे। कायद आज़म के इंतकाल के बाद गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़िमुद्दीन बने और प्राइम मिनिस्टर जो है वो लियाकत अली ख़ान ही रहे। ठीक है जी। उनके दौर में क्या क्या इश्यूज़ हुए, तो कुछ चीज़ें हम ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के हवाले से लिखना चाहेंगे। तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन और इनका एरा उनके आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए 1948 से 1951। जो मेजर काम इनके दौर में हुए उसको हम पॉइंट्स में लिखते जाते हैं। सर लिखना क्या है? ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की हेडिंग डालिए और उसके आगे लिखिए 1948 से 51 और गवर्नर जनरल के लिए जी लिख दीजिए। ठीक है, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो थे इसके बारे में पहला पॉइंट आप ये लिखिए, ही वॉज फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान। ही वॉज अ रेप्यूटेड पॉलिटिशियन फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, ही वॉज इन मुस्लिम लीग। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, गवर्नर जनरल सिलेक्ट कैसे होगा? ही वॉज, सर पहला पॉइंट रिपीट कीजिएगा। पहला पॉइंट है ही वॉज अ रिप्यूटेड पॉलिटिशियन फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान। रेप्यूटेड पॉलिटिशियन फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान। तीसरा पॉइंट है ही वॉज ऑनेस्ट एंड टैलेंटेड। ठीक है, ही वॉज ऑनेस्ट एंड टैलेंटेड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कैप्ट लियाकत अली खान एज प्राइम मिनिस्टर। मतलब लियाकत अली खान की हेडिंग डालें? नहीं, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की हेडिंग में चल रहा है कि उन्होंने क्या क्या काम किए। तो उसमें से अभी चौथा पॉइंट मैंने बताया कि ही केप्ट लियाकत अली खान एज प्राइम मिनिस्टर। उसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखें, खुद प्राइम मिनिस्टर भी तो बन जाएगा। ही गेव फ्रीडम टू लियाकत अली खान टू वर्क। जो वो काम करना चाह रहे थे लियाकत अली खान, वो काम करने में इन्होंने उनको आज़ादी दी कि ठीक है आप करें काम,
खुल के काम करें। अब ये समझ लें कि जब पाकिस्तान बना था तो जैसे मैंने कहा कि उस वक्त तक पाकिस्तान का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। पाकिस्तान जो है वो चल रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत। और नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, जिसने कि मिलके तय करना था कि हमारा अगला कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा। लेकिन जब तक के अगला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता, जो मेन हेड ऑफ द गवर्नमेंट था वो होना था गवर्नर जनरल को। तो अगला पॉइंट ये लिखिएगा जो मैं लिखवाना चाहता हूँ कि गवर्नर जनरल, आप जी लिख लें अपने आसानी के लिए ताकि लिखना कम पड़े। गवर्नर जनरल was most important as सर फिर से बताइएगा क्या Governor General was most important Governor General was most important as Constitution wasn't framed Constitution wasn't framed and cabinet member and cabinet members were inexperienced. ठीक है, तो ये जो सीट ऑफ गवर्नर जनरल थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। खतरनाक गवर्नर है। अगला पॉइंट इन्हीं के दौर में, ख्वाजा नाजिमुद्दीन के दौर में जो हम लिखेंगे, जो हुआ था 12 मार्च 1949 को 12 मार्च 1949 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे अलग से सवाल भी आ सकता है, इसलिए मैं इसकी डिटेल यहीं बता देता हूँ, लिखवा देता हूँ। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने, मैंने शुरू से आपसे कहा था ना कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम था, वरना ये सूबे साथ नहीं रह पाते। तो इसी के सिलसिले में जो पहला कदम हुआ था वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का हुआ था। चूँकि इनके दौर में हुआ था तो इन्हीं के अंडर में आएगा, लेकिन इस पर अलग से बात भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पे इसी को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की हेडिंग के अंडर में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो दोबारा से अलग से नहीं बताना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या बात कही गई थी, तो नीचे लिखिए पॉइंट नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन should be based on democracy, freedom, equality. सर बेस्ड ऑन क्या बताइएगा? Constitution should be based on democracy, freedom,
equality, tolerance, and social justice. social justice as laid down by Islam. तो पहला ही जुमला इस्लाम का आ गया. Constitution should be based on democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as laid down by Islam. ठीक है, आज़ादी होगी, डेमोक्रेसी होगी, बराबरी होगी, बर्दाश्त होगी, सोशल जस्टिस होगा, According to Islam. इस्लामी उसूलों के मुताबिक जस्टिस होगा. दूसरा पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने दिया वो ये था, मुस्लिम्स will be able to practice Islam freely. ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था. फिर इस्लाम के बारे में तीसरा पॉइंट फौरन ही दायरे इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में आना चाहिए था. Minority. People of other religion people of other religions will be able to practice their religion freely. यहां तक लिख लिया आप लोगों ने. एडिशनल स्ट्रेस दिया गया इस बात पे कि चौथा पॉइंट लिखिए, माइनॉरिटीज एंड पुअर, गरीबों को और माइनॉरिटीज को विल बी लीगली प्रोटेक्टेड. यानी विल बी लीगली प्रोटेक्टेड यानी ऐसा कानून बनाया जाएगा कि कोई उनके खिलाफ उनको दबाव में लाए, कोई उनको प्रेशराइज करे, कोई उनको तकलीफ दे तो उसके ऊपर बाकायदा कानून मौजूद हो. पांचवा पॉइंट जनरल, फिर एक जनरली दिया गया, ऑल ह्यूमन राइट्स शुड बी गारंटीड. ऑल ह्यूमन राइट्स शुड बी गारंटीड. अच्छा, अब ये ऑल के आगे ना, ऑल के बीच में फंडामेंटल लिख लें. ह्यूमंस का राइट होता क्या है, ये हर दौर में ना, सर ये वाला पॉइंट ऑल फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स शुड बी गारंटीड. TEED है. All fundamental human rights should be guaranteed. ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं? इंसानी हुकूक. इंसानी हकूक क्या क्या हैं? क्या है इंसानी हकूक? सर जिंदा रहना, शेल्टर फूड खाना पानी. बस, तो फिर आप लोगों को और कुछ तो नहीं चाहिए ना, शेल्टर फूड ही दें आपको. भाई सर सिक्योरिटी, जान बच, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हर शहरी की जान को. भाई आप जिंदा रखें, आपको खाना दें, छत पे रख दें, आपके सर पे छत रख दें, दरवाज़ा लॉक कर दें, खिड़की कमरे सब बंद कर दें, इंटरनेट बंद कर दें. तो मतलब सर सिर्फ एग्जांपल जी जी, और क्या हो सकता है? मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा निकालें ह्यूमन राइट्स और निकालें. एंटरटेनमेंट ह्यूमन राइट नहीं. बेसिक नेसेसिटीज, राइट टू लिव, राइट टू जस्टिस, राइट टू लॉ. अगर हम ये उसूल बना लें कि वो जो कुछ ह्यूमन समझते हैं कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है, उसको ह्यूमन राइट कह दिया जाए, हाँ कह सकते हैं. या कोई रिलीजन ये बता दे कि ह्यूमन राइट्स क्या हैं. दोनों ले सकते हैं, कंसेंसस करके दोनों का. जब आप ह्यूमंस पे छोड़ते हैं कि वो बताएं कि ह्यूमन राइट्स क्या हैं, तो वो हर दौर में कुछ और चीज़ों को ह्यूमन राइट्स बताते हैं. एक ज़माने में ह्यूमन राइट ये था कि काले गोरों के इलाके में दाखिल ना हो, ये ह्यूमन राइट था.
काले और कुत्ते जो हैं वो होटल में दाखिल ना हो सके, ह्यूमन राइट था। एक ज़माने में ह्यूमन राइट था कि औरत को वोट ना देने दिया जाए यूरोप के अंदर। एक ज़माने में ह्यूमन राइट था यूरोप में कि औरत को जायदाद ना दी जाए। ये राइट था, ह्यूमन राइट था उसके शौहर का या उसके बाप का कि औरत को ना दे दी जाए। तो अगर इंसानों से हम पूछते जाएंगे कि ह्यूमन राइट्स क्या हैं, तो वो कुछ ना कुछ ऐसे बताते रहेंगे जो उनको उस वक्त सही लग रहा होगा, और उस पर आप जो है वो रेफरेंडम करा लें। आपके मुल्क के ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं, ह्यूमन राइट क्या है, वो बता देंगे भाई इसको हम ह्यूमन राइट समझते हैं, नहीं समझते। तो इस तरीके पे अगर चलेंगे तो हर कुछ अरसे बाद ह्यूमन राइट्स के स्टैंडर्ड्स चेंज हो जाएंगे। कुछ अरसे बाद आप कहेंगे कि अब से ह्यूमन राइट्स ये हैं कि जिसका चाहे, जिसको चाहे, जो गाली चाहे दे दे। फिर कुछ अरसे बाद आप कहेंगे ह्यूमन राइट्स ये है कि जिसका चाहे, जिससे शादी चाहे कर ले, वो मर्द मर्द से कर ले, औरत औरत से कर ले, ये ह्यूमन राइट है। फिर आप कहेंगे कि ह्यूमन राइट ये है कि जिसका चाहे अपने आप को मर्द कहलाए, जिसका चाहे अपने आप को औरत कहलाए, चाहे वो बाय जीन्स या बाय फिजिकलिटी हो, मर्द हो या औरत हो। तो ये ह्यूमन राइट कह देंगे आप कुछ अरसे में कि जो चाहे अपने आप को ही कहलवाए या शी कहलवाए या देम कहलवाए या दे कहलवाए या इट कहलवाए, ये उसका ह्यूमन राइट है। तो यहाँ तक तो पहुँच गई ये बात वेस्ट में। अब आपको पहले पूछना पड़ता है कि इसे कि हाउ डू यू, व्हाट प्रोनाउन डू यू यूज फॉर योरसेल्फ। और वो कहते हैं जी आई यूज दे प्रोनाउन। तो आप कहेंगे दे इज गोइंग देयर, ठीक है, ये मजबूरी। आप नहीं कहेंगे तो आप उनके ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जा रहे हैं। जी ऐसा होता है। कोर्ट में केस कर सकते हैं। एक टिक करना शुरू ना कर दिया अपने लिए। हाँ इट भी कर लेते हैं, लेकिन वो दे और देम बहुत पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बस वो है नहीं तो हम कि भी उसके बोल बारे में सकते बात हैं, करेंगे हम ना। वहाँ जा रहे हैं, वो वहाँ जा रहे हैं, हम लोग जब आप प्रोनाउन यूज करेंगे तो दे देम यूज करेंगे उनके लिए। बोलते हैं, हम तो अरे वहाँ जा रहे हैं। पाकिस्तानी हो गए। ये बेटा पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन दुनिया यूरोप में तो इसका रिवाज पड़ गया है। नहीं तो पाकिस्तान में कुछ लोग उर्दू में बात करते हम्म। अच्छा तो बहरहाल वापस आते हैं, सॉरी हम थोड़ा सा डाइग्रेस कर गए। वापस आते हैं कि ऑल फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स शुड बी गारंटी। इसलिए लफ्ज फंडामेंटल का यूज किया कि बुनियादी ह्यूमन राइट्स। बुनियादी ह्यूमन राइट्स क्या है? बुनियादी ह्यूमन राइट्स हैं ह्यूमन राइट टू बी फ्री ऑफ एनी coercion, एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, प्रेशर इन योर लाइफ। कि आप किसी से रिलीजियसली प्रेशर में नहीं हो, किसी से आप पॉलिटिकली प्रेशर में नहीं हो। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपके ऊपर कोई दबाव ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए ज़िंदगी गुजारने में, आप जैसे चाहें गुजारें, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट इंटरफेयरिंग इन अदर्स लाइव्स। ये पहला राइट है, या सरकारी ठीक है। ये जो फ्रीडम को कहते हैं पहला राइट, ठीक है। इसी तरह से फ्रीडम टू हैव योर belly इज फुल, कि अपना खाना कम से कम बुनियादी इतना खा लेना कि आप सरवाइव कर सकें, ये हर ह्यूमन का राइट है। अब जब कोई चीज़ ह्यूमन राइट हो जाती है ना, तो फिर ये हुकूमत की जिम्मेदारी बन जाती है कि जो उसको हासिल नहीं कर सकता वो हुकूमत उसको प्रोवाइड करेगी। इसी तरह से राइट टू एजुकेशन इज ह्यूमन राइट। हर शख्स को बुनियादी बेसिक एजुकेशन कम से कम इतनी मिल जाए कि वो अब समझदार हो जाए, समझ जाए चीज़ों को, उसके इर्द गिर्द जो चल रहा है उसके बारे में जान ले, ये ह्यूमन राइट है। ह्यूमन राइट है एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज़, ये ह्यूमन राइट है। एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये ह्यूमन राइट है, ठीक है। तो इस तरह से जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं उनकी बात हो रही है, ओके। तो इसलिए इसके अंदर हमारे यहाँ ज़्यादा डिबेट जल्दी जल्दी नहीं होती, कुछ अरसे में, ज़्यादा अरसे में होती है। अभी हमने कुछ और, अभी ह्यूमन राइट्स हमने भी कुछ तस्लीम किए हैं, उस पर फिर हम कभी और बात करेंगे। अभी पिछले साल ही कुछ काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई थी इसके ऊपर। अच्छा, छठा पॉइंट जो आखिरी पॉइंट है इसका वो ये है कि बड़ा अच्छा पॉइंट है, द लीगल सिस्टम, the legal system should be independent of government. What else? अब लीगल सिस्टम का मतलब क्या है? लीगल सिस्टम का मतलब है अदालतें। इसलिए कि अगर गवर्नमेंट कोई गलत काम करे तो वो अदालत गवर्नमेंट के खिलाफ भी फैसला कर सके। अब इसके बाद क्या हुआ कि
एक कमेटी ने एक कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेजेंटेशन की, एक कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल की प्रेजेंटेशन की, वो 28 सितंबर 1950 को। ये कब हुआ था? 1949 की मार्च को। तो अब पूरा तकरीबन 1.25 साल गुजर गया, 1.5 साल गुजर गया, उसके बाद जाके ये एक कमेटी थी जिसका नाम था बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिएगा कि प्रेजेंटेशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी। प्रेजेंटेशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी। ये कमेटी ने प्रेजेंटेशन किसको दी थी? सर प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन। जो उस वक्त असेंबली मौजूद थी उसके सामने एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने एक प्रेजेंटेशन दी थी। ये कब दी थी? 28 सितंबर 1950 को। जो कुछ मोटी मोटी बातें उन्होंने बताई थी मैं आपको बता देता हूँ, वो आप लिख लीजिए। पहली बात उन्होंने ये कही थी कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर बनेगा। बाइकैमरल, बाइकैमरल जहां भी बनता है उसकी वजह क्या होती है कि जो इलाके मिल के कोई मुल्क बना रहे होते हैं उन इलाकों में आपस में किसी किस्म का मिसट्रस्ट हो तो बाइकैमरल करते हैं। क्या मतलब हुआ बाइकैमरल का? कि असेंबलीज दो तरह के हिस्सों में टूटेंगी, सेनेट और, जैसे हमने कहा ना, सेनेट और नेशनल असेंबली हमारी जैसे है, दो तरह के हिस्सों में टूटेंगी। आबादी के एतबार से एक अलग असेंबली बनेगी और रिप्रेजेंटेशन के एतबार से एक अलग असेंबली बनेगी। तो दो तरह की असेंबलीज फॉर्म होंगी, ये कहा उन्होंने। प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा दोनों के जॉइंट सेशन से, ये दूसरा पॉइंट लिखिएगा। प्रेसिडेंट, 1950 की बात हो रही है बेटा। प्रेसिडेंट will be elected by joint session, यानी दोनों मिलके फिर एक प्रेसिडेंट बनाएंगी। सर दोबारा बताइएगा। देखें, बाइकैमरल लेजिस्लेचर की बात हो गई, फिर दूसरा पॉइंट था प्रेसिडेंट विल बी इलेक्टेड बाय जॉइंट सेशन, और तीसरा पॉइंट था उर्दू विल बी नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। उर्दू विल बी ऑफिशियल लैंग्वेज। पहला पॉइंट था बाइकैमरल लेजिस्लेचर होगा, दूसरा पॉइंट था प्रेसिडेंट विल बी इलेक्टेड बाय जॉइंट सेशन, तीसरा पॉइंट था उर्दू विल बी ऑफिशियल लैंग्वेज। गवर्नर जनरल जो थे वो मुस्लिम लीग के थे, नुमाइंदे तो थे लेकिन वो ईस्ट पाकिस्तान में मुस्लिम लीग के नुमाइंदे थे, से फर्क पड़ता है। ठीक है जी, जब ये प्रेजेंटेशन हुई बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की, उसमें 3 बातें मैंने मोटी मोटी आपको लिखवा दी। इसमें कुछ मसले मसाइल आए। इन्होंने जो गुजारिशात पेश की थी उन सारी गुजारिशात की बुनियाद पे कुछ क्रिटिसिज्म हुआ इस पे। ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी की गुजारिशात में से मोटी मोटी मैंने आपको बताई 3, और इन गुजारिशात के हवाले से कुछ क्रिटिसिज्म आया। तो एक छोटी सी हेडिंग लगाइए, साइड हेडिंग, क्रिटिसिज्म। ठीक है, और क्रिटिसिज्म की हेडिंग के अंदर में लिखिए कि क्या मसाइल आए ये बातें पेश करने पर,
कि ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन उस वक्त ज़्यादा थी, पूरे वेस्ट में। यानी बांग्लादेश की बंगाल की पॉपुलेशन बाकी सारे सूबों को मिलाकर उनकी पॉपुलेशन से ज़्यादा थी। तो ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन इनको समझ नहीं आई थी उस वक्त। तो पॉइंट आप लिखिएगा, इक्वल representation was challenged by Bengal as it had the highest population, largest population. तो ये लिख लीजिएगा, equal representation was challenged by Bengal as it had the largest population. दूसरी बात, लार्जली पॉपुलेशन वगैरह बताते हैं। East Pakistan equal representation was challenged by Bengal as it had the largest population. दूसरी बात ये लिखिएगा कि East Pakistan also resented having Urdu as the official language. ठीक है, East Pakistan also resented having Urdu as the official language. तीसरी बात ये लिखिएगा, लिख ली ना दो बातें, कि provincial leaders objected upon all the powers. सर तीसरी बात क्या है? Provincial leaders objected upon all the powers given to the head of federal government. तीसरा पॉइंट दोबारा बताता हूँ, provincial leaders objected upon all the powers given to the head of federal government. ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। चौथा पॉइंट लिख लें, आखिरी पॉइंट इसमें, religious groups complained that the constitution was not Islamic enough. ठीक है, सभी को, अच्छा वैसे जब भी आप कोई उसूल बनाने जाएंगे ना तो सभी को इतराज़ होगा, आप खुद देखें, इतनी सी बात पे कितने मसाइल हो जाते हैं कि हम क्लास में पंखा खोलें या ना खोलें। 4 लोगों का कुछ ख्याल होता है, 2 लोगों का कुछ ख्याल होता है, किसी का कुछ ख्याल होता है, तो ज़ाहिर है हर किसी से तो नहीं एग्रीमेंट लिया जा सकेगा, लेकिन ज़्यादातर लोग कह दें कि हाँ भाई ओके, बात समझ में आती है, तो उसको आप लेके आगे चला सकते हैं, एक कानून सबके लिए। लेकिन चूंकि काफ़ी ज़्यादा इतराज़ आ रहे थे, तो इस पॉइंट का एंड यहाँ पे करेंगे कि लियाकत अली ख़ान ने कहा
लिखिएगा। ये इसका पॉइंट नहीं है, मतलब इसको एंड इस तरह से करें कि लियाकत अली खान sent it back for further consideration. And then he was assassinated. He was. And then he was assassinated. लियाकत अली खान ने उसको भेजा कि भाई ज़रा इस पर दोबारा गौर करके ना इसमें कुछ बेहतरी करके लेके आइए, और उसके बाद लियाकत अली खान को शहीद कर दिया गया. And then he was assassinated and the matter was further postponed. मामला मज़ीद इल्तवा का शिकार हो गया. ठीक है, अब अगले पॉइंट्स लिखिएगा. ये अभी इन्हीं का चल रहा है. ठीक है, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ही चल रहे हैं. ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के दौर में कुछ एक दो चीज़ें और हुई थी, वो बस और लिख लें तो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन कंप्लीट हो जाएंगे. ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के दौर में यह तो बात यहाँ तक पहुँची, कॉन्स्टिट्यूशन का मामला इल्तवा का शिकार हो गया, लियाकत अली ख़ान को शहीद कर दिया गया. कुछ एक्ट पास हुए थे, तो इस एक एक्ट है उसका नाम लिखिएगा PRODA, प्रोडा. क्या नाम लिखेंगे? प्रोडा, पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट. तो ये पूरा ना लिखें, बस प्रोडा लिख लें. बाद में आप इसको देख के पूरा कर लीजिएगा, हम क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करते. तो प्रोडा की एक हेडिंग छोटी सी डालिएगा. दिस अलाउड, ये लिखिएगा, दिस अलाउड complaints to be sent to this allowed complaints to be sent to the गवर्नर जनरल. गवर्नर जनरल को जीजी से लिख लिया करें. सर फिर से कहना, आपकी आवाज कट रही है. अच्छा, दिस अलाउड, ये जो एक्ट था, ये एक्ट पास किया था इन्होंने, एक्ट पास किया था इन्होंने कि जिसके थ्रू इट वाज अलाउड, द कंप्लेंट्स वर अलाउड, यूं कर लें, या मैंने ये लिखवाया था, दिस अलाउड कंप्लेंट्स टू बी सेंट टू द गवर्नर जनरल. गवर्नर जनरल को जीजी लिखिएगा. दिस अलाउड कंप्लेंट्स टू बी सेंट टू गवर्नर जनरल about any public office, any public officer. ठीक है, किसी पब्लिक ऑफिसर के बारे में कंप्लेंट्स गवर्नर जनरल को भेजी जा सकती थी, और उससे क्या होता, वो क्या कर सकता था, उनको ऑफिस से निकाला जा सकता था.
उनको ऑफिस से निकाला जा सकता था किसी कंप्लेन की सूरत में। और उसका तरीका ये होता था कि गवर्नर जनरल जो जज को हायर करते थे, जज को ऑर्डर करते थे, वो इंक्वायरी करते थे। इंक्वायरी के बाद अगर वो गिल्टी फाइंड होता था तो वो ऑफिस आने से उसको उस ऑफिस से उसको निकाल दिया जाता था। ठीक है, तो दिस अलाउड कंप्लेंट्स टू बी सेंट टू गवर्नर जनरल अबाउट एनी पब्लिक ऑफिसर who would be judged by judiciary की स्पेलिंग लिखें JUDICIRY, who would be judged by judiciary and if found guilty would be सर एंड के बाद क्या बताया आपने? debarred, DEBARRED, debarred। मैंने बताया जनाब कि शुरू से करते हैं। तो दिस अलाउड कंप्लेंट टू बी सेंट टू द गवर्नर जनरल अबाउट एनी पब्लिक ऑफिसर who would be judged by the judiciary and if found guilty would be debarred। debarred मतलब उसको बरतरफ कर दिया जाएगा। if found guilty he would be debarred। अब बताइए आप, इसका इस्तेमाल क्या हुआ होगा? ये अच्छा कानून है कि नहीं है? आप ये बताइए कि अच्छा कानून है या नहीं है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। अगर कोई ऑफिसर गलत काम करेगा तो उसके बारे में कंप्लेन की जा सकती है और कंप्लेन को जज सुनेगा और जज को अगर लगेगा कि उसने गलती की है तो फिर उस शख्स को उसके ओहदे से हटा दिया जाएगा। सर लेकिन निज़ाम इतना खराब है कि किसी पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। शुरू में इसको शुरू इसलिए किया गया था कि जब कोई आम आदमी किसी अंग्रेज ऑफिसर को कुछ गलत करता हुआ देखता था तो वो आम आदमी उस अंग्रेज ऑफिसर की अंग्रेज से कंप्लेन नहीं कर सकता था। तो ये एहसास महरूमी दूर करने के लिए एक आम आदमी को या कुछ लोगों को एहसास दिलाने के लिए कि देखें जी, आप चाहें तो कंप्लेन कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बारे में और उन कंप्लेंट्स की बुनियाद पे हम उनको वहाँ से हटा सकते हैं। तो ये एक अच्छा तासुर देने की कोशिश की गई थी। लेकिन देखें, जब तक प्रॉपर फ्रेमवर्क ऑफ लॉज एग्जिस्ट नहीं करते कि वो क्या क्या कवानीन हैं जिनकी खिलाफ वर्जी करने पर काम होगा, वो क्या क्या बातें हैं जिनकी बुनियाद पे जो है वो एक्शन लिया जाएगा, वो अपने डिफेंस के लिए क्या कर सकेगा, ये पूरे कवानीन तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे ना। सिर्फ एक वन लाइनर अगर आप दे देंगे कि कोई भी शख्स ऐसा मिला जिसका जो कि उसूल के खिलाफ चल रहा होगा, हम उसको निकाल देंगे, तो फिर वो क्या क्या उसूल हैं जिनके मुताबिक चलना था वो भी नहीं कॉन्स्टिट्यूट हुए हुए। तो इसको उसके बाद देखा गया कि इस एक्ट को इस्तेमाल जो किया गया वो अपनी मर्जी के जो अपने नापसंदीदा लोग थे उनको निकालने के लिए यूज़ किया गया और ये आज तक सिलसिला जारी है। टू बी फेयर अगर बात करें तो आज तक हमारे मुल्क में जो भी ऐसे कवानीन बनते हैं जिसमें कि किसी ऐसी जुमले कहा जाते हैं जैसे कि जी अकाउंटेबिलिटी करेंगे, लोगों को हिसाब किताब होगा गवर्नमेंट के ऑफिसर्स का या पॉलिटिशियंस का, हम हिसाब किताब करेंगे, उनको देखेंगे कि ये अकाउंटेबल हैं कि नहीं है, इनको देखेंगे वो करप्ट तो नहीं है। जो भी इस तरह कवानीन बनते हैं आखिरकार हम ये देखते हैं कि उसका इस्तेमाल जो होता है वो ये होता है कि लोग उसको अपनी अपोजिशन या अपने जो उनके खिलाफ लोग होते हैं उनको फंसाने के लिए यूज़ करते हैं। जनरली वो अप्लाई नहीं होते हर एक के ऊपर, इंडिपेंडेंट नहीं होते। उसकी वजह क्या हुई कि वो जो पहली बात शुरू में लिखी थी ना, यानी छठी बात जो लिखी थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, लीगल सिस्टम शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट, ये कभी नहीं हो सका। हमेशा लीगल सिस्टम किसी न किसी से इन्फ्लुएंस रहता है, जिसकी वजह से कि जिसका वो इन्फ्लुएंस उसके ऊपर होता है उसको उसके मर्जी का इंसाफ मिल जाता है। ठीक है जी, तो ये एक एक्ट हुआ था पास, जिसको आप कहें अच्छा था या बुरा था ये तो वक्त ने साबित किया कि इससे फ़ायदा हुआ या नुकसान, लेकिन बहरहाल अपनी जगह एक एक्ट था ये।
और एक जो एक्ट पास हुआ था या एक 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 काम आगे हुआ था, वो क्या क्या कहा था, क्या काम हुआ था, इसकी हेडिंग बना लें कि सेफ्टी ऑफ रेफ्यूजीज, ये बना लें एक हेडिंग छोटी सी, सेफ्टी ऑफ रेफ्यूजीज। क्या मतलब हुआ कि मैंने आपको बताया कि जब ये इधर के लोग उधर जा रहे थे तो वहाँ पे जाके मजीद लोगों को मारते थे, उधर के लोग इधर आ रहे थे तो वो फंसते हुए आ रहे थे, मरते मराते आ रहे थे। जो रेफ्यूजीज थे दोनों मुल्कों के, वो काफ़ी परेशान थे। यानी वो लोग जो कि इंडिया में थे, पाकिस्तान आना चाह रहे थे, और वो लोग जो पाकिस्तान में थे, इंडिया जाना चाह रहे थे, वो बहुत बहुत मुश्किल में थे। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया था, लाखों लोग मर चुके थे और मज़ीद मरते चले जा रहे थे। तो दोनों गवर्नमेंट्स के हेड्स ने मिलके डिसाइड किया, कौन कौन बैठे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान, दोनों ने मुलाकात की और इस बुनियाद पे दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया। एग्रीमेंट उनका हुआ इस बात पे कि जवाहरलाल नेहरू यानी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इस बात को इंश्योर करेगी कि किस तरह से वो लोग जो पाकिस्तान आना चाहते हैं वो सेफली आ सकें, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो इस बात की कोशिश करेगी कि वो लोग जो कि इंडिया जाना चाहते हैं वो सेफली इंडिया जा सकें। ठीक है, तो सेफ्टी ऑफ रेफ्यूजीज पे आप इसको लिखेंगे इस तरह से कि एन एग्रीमेंट वॉज रीच्ड बिटवीन को लिखा करें तो B/W लिख दिया करें जब नोट्स बना रहे होते हैं तो। एन एग्रीमेंट वॉज रीच्ड बिटवीन लियाकत अली खान LAK, लियाकत अली खान एंड जवाहरलाल नेहरू JLN. An agreement was reached between Liaquat Ali Khan LAK and Jawaharlal Nehru JLN to ensure the safety of migrants। बस ये छोटा सा पॉइंट ऐसे लिख लें, ये काम हुआ था इनके दौर में। ये सिर्फ अनूरुल अमीन का ही हो गया, नाम अमीन कह रहा हूँ, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन का ही चल रहा है। जी ख्वाजा नाज़िमुद्दीन चल रहा है। एक और काम ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के दौर में जो हुआ था वो हैदराबाद और कश्मीर का कुछ हुआ था। इसकी हेडिंग डाल लीजिए, हैदराबाद एंड कश्मीर। अगर भुट्टो का लिखते लिखते तो अयूब खान का लिखिएगा, लिखते लिखते 2 दिन। दो पॉइंट छोटे छोटे आएंगे। हैदराबाद एंड कश्मीर की हेडिंग डाल ली। पहला पॉइंट आएगा, हैदराबाद वॉज इन्वेडेड बाय इंडिया ऑन, बल्कि तो आगे हम देखेंगे। हैदराबाद वॉज, लिखिए, हैदराबाद वॉज इन्वेडेड बाय इंडिया और सिमिलरली नाइनटीन 5 जनवरी, ये लिखिएगा 5 जनवरी 1948 UNO organized a ceasefire, सी से आता है, CEASE, a ceasefire between Pak
and India over Kashmir, but the issue was not resolved. ठीक है. मैंने दो बातें की. इनके दौर में जो काम हुए थे, दो काम हुए थे. एक तो हैदराबाद के अंदर जो इंडियन फौजें घुसी थी वो इनके दौर में घुसी थी, ख्वाजा नाजिमुद्दीन के दौर में. तो हमने लिखा हैदराबाद वॉज इन्वेडेड बाय इंडिया. दूसरी बात हमने लिखी कि जो इंडिया के अंदर कश्मीर ने जो इंडिया में मसाइल खड़े किए थे और वो घुस गए थे अपनी फौजें लेके, तो इन्हीं के दौर में, नाजिमुद्दीन के दौर में 5 जनवरी 1948 को UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UNO organized a ceasefire between India and Pakistan. UNO organized a ceasefire between India and Pakistan over Kashmir, but the issue was not resolved. मसला हल नहीं कराया था, जंग बंदी करा दी थी. ये इनके दौर में हुआ. ठीक है. आखिरी बात जो इनके दौर की हम लिखेंगे, कि पाकिस्तान की आर्मी के कमांडर इन चीफ जो थे वो सर डगलस ग्रेसी थे. ठीक है. पाकिस्तान की आर्मी के कमांडर इन चीफ जो थे वो सर डगलस ग्रेसी थे. 1951. अब इसका लास्ट पॉइंट लिखिएगा, आर्मी लीडर्स. इसका अगला पॉइंट, आखिरी पॉइंट लिखिएगा, आर्मी लीडर्स. लिखिएगा जनवरी 1951 DOUGLAS, डगलस ग्रेसी, GRACEY. Douglas Gracie was replaced by, इनको हटा के लगाया गया किनको? इनको हटा के किसको लगाया गया? डगलस ग्रेसी उस वक्त पाकिस्तान की आर्मी के चीफ के तौर पर सर्व कर रहे थे. डगलस ग्रेसी वॉज रिप्लेस्ड बाय जनरल, नाम तो सुना होगा आपने, अयूब खान, एज कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी. सर क्लास कितने दिन की होगी? बस इस पे करते हैं एंड इनके टॉपिक खत्म हो रहा है. आखिरी बात है, कमांडर इन चीफ अच्छा सर, ये पॉइंट फिर से रिपीट कर दें. ऑफ पाकिस्तान आर्मी. डगलस ग्रेसी सेकंड आर्मी चीफ थे. पॉइंट ये है, जनवरी 1951 को डगलस ग्रेसी वॉज रिप्लेस्ड बाय जनरल अयूब खान एज कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी. सर थोड़ा सा आहिस्ता बताएं. आहिस्ता बोलूं? जनवरी 1951 डगलस ग्रेस वॉज रिप्लेस्ड बाय. ठीक है. सर ऐसे नहीं. 1951 Douglas Gracie was replaced by जनरल अयूब खान. आसान तो जुमला है, इसमें क्या मुश्किल लग रही है? कौन सी ट्रीटी? मैं स्पेलिंग भी बता चुका हूँ वैसे. बाय द वे, कहाँ थे आप लोग? डगलस ग्रेसी, DOUGLAS, डगलस ग्रेसी, GRACEY. Douglas Gracie was replaced by Ayub Khan, General Ayub Khan, as Commander-in-Chief of Pakistan Army.
ठीक है, ये लिख लिया। आखिरी बातें तो लिख लो जल्दी से। In 1951, Douglas Gracie was replaced by General Ayub Khan as Commander-in-Chief of Pakistan Army. इसी के आगे आगे लिखिए, पाकिस्तान आर्मी के हवाले से कुछ इश्यूज भी हुए थे। अगला पॉइंट लिखिए, ऑल्दो मोस्ट ब्रिटिश officers were although most British officers were replaced by Pakistanis, although most British officers were replaced by Pakistanis, some officers still thought that the government wasn't doing enough. Some officers? Still thought, जब गवर्नमेंट लिखा करें तो GOVT का आगे डॉट लगा दिया करें। सम, ये सब मैं नोट्स के लिए कह रहा हूँ, एग्जाम के लिए नहीं कह रहा। सम ऑफिसर्स स्टिल थॉट that government wasn't doing enough and planned a coup, COUP, and planned a coup. ये coup क्या होता है भाई? COUP। टेक ओवर। जब फौज जो है, क्या बताया आपने? COUP, जब फौज जो है वो हुकूमत का तख्ता उलट के खुद पावर में आ जाए, उसको कू कहते हैं। कू, COUP, कू, COUPPERING, कू। नहीं, सिर्फ COUP है। तो ये प्लान किया था, विच वॉज डिस्कवर्ड बाय अयूब खान, पहले अयूब खान साहब ने खुद ही डिस्कवर किया, फिर बाद में खुद ही कू कर लिया, ऐसा हुआ। बहुत साथ चला के लगा। खैर, which was discovered by Ayub Khan in 1951 and called the Rawalpindi conspiracy. मेजर जनरल कैसे कर सकता है इस लेवल की कॉन्स्पिरेसी? उस वक्त नहीं थी ना चेन ऑफ कमांड इतनी अच्छी तरह एस्टैब्लिश्ड। ब्रिटिशर्स एग्जिस्ट कर रहे थे और रावलपिंडी? कॉन्स्पिरेसी, एक्सप्रेस मत लिख दीजिएगा, वो तो शोएब अख्तर को कहते हैं हम लोग, रावलपिंडी एक्सप्रेस, रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी। नहीं, ये समझ में है, लेकिन फिर भी लेफ्टिनेंट जनरल्स भी तो होंगे उसके ऊपर। बिल्कुल होंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं थे ना। दूसरा ये कि अभी इतनी अच्छी चेन ऑफ कमांड स्टैब्लिश नहीं हुई थी, इन लोगों की इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं हुई थी। जैसे अब होती है ना कि अब हर ऑफिसर को बहुत अच्छी तरह से दिमाग में बिठा दिया जाता है कि ऊपर वाले को डिसोबे नहीं कर सकता। पहले इतना नहीं था, बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी, तो वो थे जहन में कि हमारे पास एक बड़ा ग्रुप है हमारा, हम लोग मिलके ये कर सकेंगे, कर लेंगे। ठीक है, तो जो कॉन्स्पिरेटर्स थे उनको पकड़ लिया गया था, उनको ट्राई किया गया था, उनको इम्प्रिजन कर दिया गया था। और इसमें चाहें तो आप नाम लिख लें, मेजर जनरल MG, मेजर जनरल अकबर खान, पंजाबी। मेजर जनरल अकबर खान
जो कि उस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल स्टाफ थे। मैंने देख ली है सर ये नेक्स्ट पॉइंट है। इसके आखिर इसको एंड इस तरह से कर लें, मेजर जनरल अकबर खान चीफ ऑफ जनरल स्टाफ। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ऑफ आर्मी ये थे जिन्होंने किया था। ये कब की बात है? मार्च 1951। इन मार्च 1951, जहाँ आपने 1951 लिखा उससे पहले मार्च लिख लीजिएगा, इसलिए कि अक्टूबर में तो लियाकत अली खान की असैसिनेशन हुई थी 1951 में, तो लियाकत अली खान के असैसिनेशन से पहले हुआ था ये। वो भी रावलपिंडी में हुई थी। Sorry. उनके रावलपिंडी में लियाकत अली खान की असैसिनेशन हुई थी, और जिसने लियाकत अली खान की असैसिनेशन की थी उसकी फैमिली के को कहाँ रखा गया था, उनके क्या हालात हैं, वो अगर आप आज भी पढ़ें तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा। मौजूद है वहाँ। जी जी, वो मौजूद हैं, वो कहाँ हैं, किस तरह से हैं, कैसे रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अगर ब्रॉडली रीड करें ना तो आपको बहुत कुछ पता चलता है। खैर, मेजर जनरल अकबर खान चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का coup था, जो कि मार्च में हुआ था 1951 में, जबकि लियाकत अली ख़ान उस वक्त ज़िंदा थे। आखिरी बात जो इसमें हुई वो ये हुई, असैसिनेशन ऑफ लियाकत अली ख़ान। ये नेक्स्ट पॉइंट है। इसके बाद ये खुद इस्तीफा देके वज़ीर-ए-आज़म बने। असैसिनेशन ऑफ लियाकत अली ख़ान। बस ये एक छोटा सा पॉइंट लिख लें कि 16 अक्टूबर 1951 in a public meeting, in a public address या during a public address, कहाँ? रावलपिंडी। At रावलपिंडी। ठीक है, असैसिनेट हुए और उनका टाइटल क्या रखा गया? सर पब्लिक एड्रेस क्या था? 1951 in a public address at रावलपिंडी असैसिनेशन हुआ था इनका। शहीद मिल्लत हो शहीद मिल्लत का खिताब दिया गया। टाइटल लिख के लिख देंगे शहीद मिल्लत, मार्टायर ऑफ दी फॉर द कॉज ऑफ द नेशन। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा आज का टॉपिक। कुछ पूछना है दोबारा तो पूछ लें। ये इनका दौर एज अ गवर्नर जनरल एंड यहाँ पे हुआ ख्वाजा नाज़िमुद्दीन का। लियाकत अली ख़ान के बाद कैसे ख़त्म हुआ इसको हम डिस्कस करेंगे ग़ुलाम मोहम्मद साहब के साथ। ग़ुलाम मोहम्मद साहब ने कोशिश करके निज़ामुद्दीन साहब को मशवरा दिया कि आप नीचे आइए। हाँ, नाज़िमुद्दीन साहब को मशवरा दिया कि आप नीचे आइए, मैं ऊपर आता हूँ। उस वक्त ये ग़ुलाम महमूद साहब नीचे थे, नाज़िमुद्दीन साहब ऊपर थे। उन्होंने कहा आप नीचे आ जाए, मैं ऊपर आ जाता हूँ, शायद ऐसे ज़्यादा अच्छा चलेगा मामला। क्या वज़ीर-ए-आज़म ज़्यादा अहम होता है? तो उसके बुनियाद पे जो है वो ख़ुद नीचे आ गए थे और ग़ुलाम मोहम्मद साहब को उन्होंने ऊपर कर दिया था। तो वो कहानी अभी मैंने कहा था ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, अभी आगे चलेगी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, और कल आप लोगों को लेकिन मैं पहले पेपर सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, कल पेपर सॉल्व करने की तैयारी से आइएगा। आई नो कि आप लोगों को इसमें कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो वो मेरे सामने सॉल्व करेंगे तो मैं ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकूँगा। पहले मैं क्लास एंड कर लूँ, फिर हम आगे बात कर लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे अपनी क्लास को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।